हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको हम मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1909 कहते हैं। तो जो मिनटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट हैं, आज इस सेशन में हम इसकी इवैल्यूएशन करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इसकी मेन प्रोविजंस की एंड अब करते हैं कि जो एक्ट था इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स और डीमेरिट्स हैं। क्योंकि जो 1909 का एक्ट है इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट कहा जाता है। क्या एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म हुए? जो हम चाहते थे कि रिफॉर्म हो वो रिफॉर्म ले आए या नहीं, तो इसने क्या अचीव किया और क्या इसकी अचीवमेंट नहीं रही है। तो सबसे पहले करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, जिसमें हम कहेंगे कि इस एक्ट ने क्या किया है। जो एक्सपेंशन है वही तो की है, एक्सपेंशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या रही है कि जो सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है एंड प्रोविंसेस लेवल पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया गया। सेंटर में भी 69 मेंबर्स हो गए एंड डिफरेंट प्रोविंसेस में भी डिफरेंट मेंबर्स हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं। इस तरह ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड जो मेंबर्स थे वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, इंक्रीज इन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो पावर्स हैं वो इंक्रीज की गई थी। कौन से पावर्स? जैसे बजट है, बजट में वो डिस्कस कर सकते थे लेकिन वोट देने का राइट नहीं था। उनको पावर दी गई कि वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो वे गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा जो पब्लिक वेलफेयर के रिगार्डिंग मैटर्स हैं उनमें भी वो रेजोल्यूशन है वो पास कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है इन रेजोल्यूशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो कुछ तो इन्होंने जो पावर्स हैं वो इंक्रीज की थी, क्योंकि इंडियन मांग रहे थे ऑटोनॉमी, वो मांग रहे थे इंडिपेंडेंस, वो इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ पावर्स हैं वही इंक्रीज की थी। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो फर्स्ट टाइम जो वाइसराय एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को भी लिया गया था। एंड नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ इलेक्शन। ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन थी लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्शन सिस्टम है वो स्टार्ट होता है। तो ये होगी सिग्निफिकेंस, लेकिन इस एक्ट की सिग्निफिकेंस से ज़्यादा इसके डिफेक्ट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। इसीलिए तो 1909 में एक नया एक्ट पास करना पड़ता है। तो इसके डिफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज नो प्रोविजन टू एस्टैब्लिश आंसरेबल गवर्नमेंट। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो डिमांड कर रही थी कि हमको आंसरेबल गवर्नमेंट चाहिए, वो आंसरेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पाई, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव थी, जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ऑल्दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसको हम गवर्नमेंट भी कह देते हैं, दैट वाज नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे उसका आंसर देना ऑब्लिगेटरी नहीं समझा जाता था। इवन कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो पास कर देते, तो इसके बाद भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसको ना ही डिसमिस किया जाता था ना ही डिसॉल्व किया जाता था। इस तरह आंसरेबल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। एंड जो वाइसराय था उसके पास ये पावर थी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं वो उन बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस तरह जो हम डिमांड कर रहे थे ऑटोनॉमी की, आंसरेबल गवर्नमेंट की, वो हमको नहीं मिली। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। जो नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया थी इसको सबसे ज़्यादा खतरा 1909 के एक्ट के थ्रू हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया को सेपरेट करने की कोशिश की है।
क्योंकि इस एक्ट के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, लेकिन इलेक्शन में क्या किया जाता है, क्रिमिनल इलेक्टोरेट, क्लास इलेक्टोरेट, इनको डिफाइन किया जाता है। तो सेपरेट एंड क्रिमिनल इलेक्शन सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। हम तो ये नहीं चाहते थे कि हम कास्ट के नाम पर, क्लास के नाम पर अलग अलग हो जाएं, हम एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, हमको डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, बाद में जो कुछ पर्सन्स हैं अपने आप को उसमें स्पेशल आइडेंटिटी मानने लग जाते हैं, एंड उसके बाद जो अदर कास्ट के पर्सन्स हैं वो भी डिमांड करती हैं कि हमको भी अलग एक्स्ट्रा क्लास इलेक्टोरेट है वो मिलना चाहिए। इस तरह सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस हैं, हरिजन हैं, वो भी डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्शन की अपने लिए। एंड इस तरह जो इंडिया है वो डिवाइड हो जाता है इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट, जिसमें अलग अलग रिलीजन्स हैं, रेस है, क्लास है। इस तरह ब्रिटिशर ने इंडियन के आम लोगों को डिवाइड करने का काम किया। नेक्स्ट इज सॉर्ट द सीड्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के बीज किसने बोए थे, जे ब्रिटिशर ने ही बोए थे इस एक्ट के थ्रू, जब उन्होंने मुस्लिम के लिए अलग से इलेक्टोरेट दे दिया एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स के लिए अलग से। हम सब ऑर्डिनरी पर्सन्स हैं, हम के लिए एक जैसी इलेक्शन सिस्टम होने चाहिए। आप आम लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़का रहे हो और उनके लिए अलग से इलेक्शन सिस्टम को स्टार्ट करना क्या स्टार्ट करता है कि ब्रिटिशर चाहते थे आम लोग हैं जो आपस में कभी यूनाइट ना हो। अगर यूनाइट नहीं होंगे नेशनल मूवमेंट्स भी स्टार्ट नहीं होंगे, जिस वजह से जो इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, जिससे ये कहा जाने लगा कि मुस्लिम की अलग से डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है और अदर कास्ट भी इस आइडेंटिटी की डिमांड करे थे। उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसको भी ब्रिटिशर ने बहुत ज़्यादा भड़काया कि आप मुस्लिम के वेलफेयर के लिए काम करो, तो इनके इंटरेस्ट के लिए रूल्स बनेंगे, लॉस बनेंगे। तो इस तरह मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर भी डिवाइड कर दिया। जबकि हम एक साथ होकर उनके अगेंस्ट लड़े थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्ट के थ्रू हमको आपस में ही लड़ाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इन्होंने कहा हमने इलेक्शन स्टार्ट किया है, लेकिन इलेक्शन कौन सा वे था, इनडायरेक्ट मेथड, जिससे जो ऑर्डिनरी पीपल है एंड रिप्रेजेंटेटिव्स है इनके बिटवीन कोई भी लिंक नहीं बना। तो इस तरह जो रिप्रेजेंटेटिव थे अपने किसी भी एक्ट के लिए ऑर्डिनरी पीपल्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। नेक्स्ट इज The members were not responsible to voters। तो यही रिप्रेजेंटेटिव वोटर्स को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट वे से इलेक्शन हो रही है, तो पहले जो वोटर्स हैं, वोटर्स भी कौन होते थे, जो टैक्स पेयर होते थे, जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम होती थी, वो क्या करते थे, म्यूनिसिपल कमेटी है इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर्स है इनको इलेक्ट करते थे, आगे वो जाकर जो इलेक्ट्रल बॉडीज हैं उनको इलेक्ट करते थे, फिर वो प्रोविंसेस लेवल पर प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते थे, एंड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। इस तरह इनका जो मेथड था वो इनडायरेक्ट मेथड था, जिससे कोई भी लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा था, ना ही आंसरेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इज टफ क्वालिफिकेशंस फॉर द वोटर्स। अगर मुझको वोट देनी है, वोट देने के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ क्वालिफिकेशंस थी। उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया, एनुअल इनकम क्राइटेरिया। अगर मेरी इनकम 15,000 से ज़्यादा होगी तब जाकर मुझे वोट देने का राइट होगा। एंड इस तरह जो वोटर्स थे, वोटर्स में जो वुमेन है उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया था, एंड वो पर्सन जिन्हों को ब्रिटिशर से टाइटल मिला होगा वो भी वोट देने का राइट रखते थे, जैसे नवाब है, राजा है, राय बहादुर साहब हो गए। इस तरह के अगर टाइटल मिलते थे वो पर्सन ही वोट देने का राइट रखते थे।
नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनकी मेजॉरिटी होती थी, क्योंकि टोटल 69 मेंबर्स थे। 69 मेंबर्स में डिवीज़न की थी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। जो ऑफिशियल्स थे वो 37 मेंबर्स थे, मीनिंग जो इलेक्टेड नहीं होंगे, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है इसमें से ही नॉमिनेट किए जाते थे, या एक्स ऑफिस पोस्ट की वजह से जो होते थे। एंड जो नॉन ऑफिशियल थे इनमें भी 5 नॉमिनेट किए जाते थे। इस तरह ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो ज़्यादा था, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का टाइट कंट्रोल था। गवर्नमेंट जो कहती थी उनको वही करना पड़ता था। उनका पर्पस क्या था? सिर्फ जो नॉन ऑफिशियल्स कहते हैं उनको अपोज करना एंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। इस तरह कोई अच्छे लॉ नहीं फॉर्मुलेट हो रहे थे। नेक्स्ट इज लिमिटेड पावर्स ऑफ प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह जो प्रोविंसेस हैं इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, लेकिन इसकी पावर से बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। चाहे मेंबर्स हैं, मेंबर्स की गिनती को इंक्रीज कर दिया, लेकिन पावर्स तो लिमिटेड ही रखी ना। उनको भी बजट पर वोट देने का कोई राइट नहीं था। उनके बिल्स भी रिजेक्ट कर दिए जाते थे। अगर वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते थे उनका आंसर देना या ना देना उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता था। इस तरह प्रोविंसेस लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ज़्यादा पावर्स नहीं थी। नेक्स्ट इज पुअर पोजीशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिनमें इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनकी कोई सुनता नहीं था। अगर जो लॉ बनाते थे, इनके बनाए हुए लॉ है ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो ही इनको डिनाई कर देते थे। अगर मान लो किसी केस में पास भी हो गए, उसके बाद गवर्नर जनरल है वो क्या कर देता था? इनको रिजेक्ट कर देता था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कुड रिफ्यूज एनी बॉडी फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो गवर्नमेंट है किसी भी पर्सन को इलेक्शन लड़ने से मना कर सकती थी। अगर किसी पर्सन ने इलेक्शन लड़नी है, अगर वो चाहे कभी भी उसकी नॉमिनेशन है कैंसिल कर सकती थी। इस तरह बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी मैनर से गवर्नमेंट अपने पर्सन्स हैं उनको इलेक्ट करवा रही थी। एंड लास्ट वन इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलो मान लेते हैं ये रिफॉर्म करना चाहते थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए। जब तक इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक कैसे मान लिया जाएगा ये एक्ट अच्छे हैं? अगर मान लो आपकी कोई प्रोजेक्ट फाइल है, अगर आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखने में अच्छी नहीं लगेगी, उसका इंटरनल मटेरियल क्या है वो कैसे काम करेगा? जैसे हम कहते हैं जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो स्टार्टिंग में उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है वही रिप्रेजेंट कर देती है आपने एंड तक क्या लिखा होगा। तो स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह जो लॉ बनाया गया है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी था। अगर लॉ कितने भी अच्छे हों, अगर उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर ना किया जाए तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्फीरियर रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं जिसने सभी के सभी रिफॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इसके और भी कॉजेज थे। जो ब्रिटिशर हैं, ब्रिटिशर हाई ऑफिसेस हैं, इनमें सिर्फ ब्रिटिशर ही थे, इंडियंस को नहीं रखा गया जो इंडियन से नफरत करते थे। अगर जिन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट करना है वो ही इंडियन से नफरत करेंगे तो इसका मीनिंग लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे रिफॉर्म होंगे? ये रिफॉर्म्स तो कह रहे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, इनमें कोई रिफॉर्म हुआ नहीं। जब तक बेसिक लेवल पर रिफॉर्म नहीं होगा अपर लेवल रिफॉर्म कैसे होंगे? तो इसीलिए जो ये एक्ट है अपने आप में ही फेल हो जाता है। तो इस एक्ट ने सिर्फ एंड सिर्फ क्या किया है, जो मेंबर्स हैं उनकी जो गिनती है उसको इंक्रीज किया है। तो एक्सपेंशन होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सेंटर है चाहे प्रोविंसेस है। इसके अलावा ये एक्ट कुछ भी नहीं देता। जो मॉडरेट है उनको सिर्फ शांत करने के लिए, उनकी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए बनाया गया था ताकि आप इंडिपेंडेंस की डिमांड ना करो। तो विद दिस हमारा 1909 का एक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट एक्ट 1919। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।